गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग ये जो लेक्चर है मेरा, ये लास्ट लेक्चर है मेजरिंग द नेशनल इनकम। लेकिन लास्ट लेक्चर इस सेंस में लास्ट लेक्चर नहीं कि इस चैप्टर में और सारी चीज़ें हम नहीं पढ़ाएंगे। इस लेक्चर के बाद हम लोग इसकी छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ इंक्लूड होगा, कौन सा नहीं होगा, रियल इनकम क्या होता है, नॉमिनल इनकम क्या होता है, ये सब के सब रियल और नॉमिनल नेशनल इनकम वगैरह पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले जब हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो चैप्टर स्टार्ट करने में एक चीज़ हम लोगों ने इसमें देखी थी, और वो क्या देखा था कि इसके पहले एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम था, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो प्रोडक्शन था उसको उससे क्या हो रहा था, वैल्यू एड हो रहा था। गुड्स में क्या हो रहा था, वैल्यू एड हो रहा था। तो वैल्यू एड होने के कारण प्रोडक्शन मेथड को ही वैल्यू एडेड मेथड कहा जाता है। तो ये पहला मेथड था, दूसरा इनकम मेथड था, और तीसरा क्या था, एक्सपेंडिचर मेथड। लेकिन मैंने थोड़ा सा चेंज करके पढ़ाया था। मैंने जब आप लोगों को पहले ही बताया था कि सबसे पहले मैंने किसको ले लिया था, इनकम मेथड को, फिर सेकेंड नंबर पे हमने किसको ले लिया था, एक्सपेंडिचर मेथड, और लास्ट में मैं वैल्यू एडेड मेथड में आया हूँ। उसके कुछ रीजन्स भी थे, और वो रीजन्स ये भी हैं कि वैल्यू एडेड मेथड एक बहुत छोटा सा है और आसान सा कॉन्सेप्ट है, और इनकम मेथड लेकिन ये थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, जबकि इनकम मेथड एक आसान सा कॉन्सेप्ट है, सीधे सीधे चीज़ें क्लियर हैं। और उसमें कि इनकम मेथड में जो भी चीज़ें हम लोग ले रहे थे वो बिल्कुल सीधे और कॉन्स्टेंट वे में जा रही थी। तो यहाँ पर आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, ये आपको पता ही होगा चैप्टर का है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम आज हम किससे जा रहे हैं, वैल्यू एडेड मेथड। तो हम लोग इसकी स्टार्ट करें, इसके पहले कुछ इसको हम लोग जान लेते हैं कि दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर द नेशनल इनकम इन डिफरेंट फेजेज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम। इट शोज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के, उनके कंट्रीब्यूशन को शो करता है। कैसे कि एवरी इंडिविजुअल इंटरप्राइजेज एड सर्टेन वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट विच इज परचेजेस फ्रॉम सेम अदर फॉर्म एंड इंटरमीडिएट गुड्स। कह रहे हैं कि जो हम अदर फॉर्म से जो चीज़ परचेज कर रहे होते हैं वो इंटरमीडिएट गुड्स होती है। हम जब इसको प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो प्रोडक्शन करने में कितने जितनी भी इंडिविजुअल यूनिट होती हैं वो क्या करती हैं कि जैसे मैं एक इंडिविजुअल यूनिट हूँ, मुझे गुड्स प्रोड्यूस करना है, तो गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए कुछ हमें ऐसे रॉ मटेरियल के रूप में चाहिए। तो रॉ मटेरियल मैं क्या करता हूँ, किसी अदर यूनिट से परचेज करता हूँ। जब अदर यूनिट से जो भी हमने परचेज किया तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले लेते हैं, एक शूज मेकर है, तो शूज मेकर क्या कर रहा, लेदर वो क्या कर रहा, किसी अदर यूनिट से परचेज कर ले रहा। जब लेदर वो परचेज कर लेगा, लेदर से फिर क्या बनाना शुरू करेगा, शूज बनाना स्टार्ट करेगा। तो जो लेदर था वो अपने आप रॉ मटेरियल हो गया, और इसी रॉ मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशंस। क्या बोला जाता है इसको, इंटरमीडिएट कंजम्पशंस के नाम से इसको जाना जाता है। तो फिर इसके बाद इसका ये तो पहला हो गया, जब यानी कि वन प्रोड्यूसिंग यूनिट परचेजेस गुड्स फ्रॉम अदर प्रोड्यूसिंग यूनिट, दैट गुड ट्रीटेड एज द इंटरमीडिएट कंजम्पशंस, उसको इंटरमीडिएट कंजम्पशंस कहा जाता है। सेकंड क्या होता है, व्हेन वैल्यू एडेड बाय ईच एंड एवरी इंडिविजुअल फॉर्म इज सम्ड अप वी गेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगर जो भी सारी यूनिट प्रोडक्शन करती हैं, और प्रोडक्शन करने से जो भी उसमें उसके पास टोटल सम आता है, उसका टोटल आता है, जो उसी टोटल को हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट कहते हैं। तो सिंपली है, जैसे हमने क्या किया, 4 प्रोडक्शन यूनिट हैं, चारों का ने फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल किया है। तो जो चारों ने फाइनल गुड्स प्रोड्यूस किया हुआ है, उन चारों के फाइनल गुड्स को जब हम सम कर लेंगे तो सम करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हुआ है। वैल्यू ऑफ आउटपुट टर्म से ही लग रहा होगा, वैल्यू किसकी, आउटपुट की। आउटपुट मतलब जो प्रोडक्शन हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के हुए हैं। वैल्यू एडेड मेथड को हम लोग कई मेथड, अब हम लोग इसको स्टार्ट करने जाएं तो वैल्यू एडेड मेथड को हम लोग कई नाम से जानते हैं। पहले इसको प्रोडक्ट मेथड भी कहा जाता है। वैल्यू एडेड मेथड को किस नाम जानते हैं, प्रोडक्ट मेथड्स के नाम से जानते हैं। दूसरा इसको इन्वेंट्री मेथड के भी नाम से जाना जाता है। तीसरा इसका नेट आउटपुट मेथड के भी नाम से जाना जाता है।
चौथा, इसको इंडिविजुअल ओरिजिन मेथड के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको कमोडिटी सर्विस मेथड के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से इसके दो ही नेम है, एक प्रोडक्ट मेथड और दूसरा क्या है, वैल्यू एडेड मेथड। तो हम लोग दो मेथड के हिसाब से, वो सारे टर्म है जो आपको फ्यूचर में इसके नाम सुनने को मिलेंगे, लेकिन क्लास 12 के सिलेबस के लेवल पर हम केवल इसको प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड के नाम से ही जानेंगे और उसी मेथड के नाम से इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी जब स्टार्ट हम लोग करते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड मेथड का क्या है, तो उसकी एक डिफिनीशन देखो दिया है कि द वैल्यू एडेड मेथड रिफर टू द एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल बाय द फर्म बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। जब कोई फर्म किसी गुड्स में वैल्यू को ऐड करती है, वैल्यू जब ऐड होता है उसमें, तो जो वैल्यू ऐड होता है प्रोडक्शन एक्टिविटी में, उसी वैल्यू को ही हम लोग वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं, उसी को इंक्लूड करते हैं। इसके लिए अगर हम लोग एक सिंपल सा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको अगर फार्मूला क्रिएट किया जाए और वो फार्मूला हम करेंगे वैल्यू एडेड क्या है, तो वैल्यू एडेड को अगर हम लोग ले लें और यहाँ पर वैल्यू एडेड अगर लेते हैं तो इसका फार्मूला हमेशा अभी मैंने बताया, वैल्यू एडेड क्या होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो फाइनल प्रोडक्शन हुआ था और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशंस, इसको माइनस करके इंटरमीडिएट कंजम्पशंस कर देंगे तो हमें क्या निकल आएगा, वैल्यू आउटपुट। इसका एग्जांपल फिर से हम लोग एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि एक क्या है, एक ऐसी फर्म है जो किसका प्रोडक्शन करती है, क्लॉथ का प्रोडक्शन करती है। तो जब फर्म, हमने एक मान लिया कि वो फर्म क्या कर रही, केवल क्या मार्केट से परचेज कर रही, केवल थ्रेड परचेज कर रही। तो उसने क्या किया, 1000 रुपए का थ्रेड परचेज किया और उसके बदले 1500 रुपए का उसने क्या बना दिया, उसने क्लॉथ बना दिया। तो उसने मार्केट में 1500 का क्लॉथ बेचा, तो 1500 जो वो क्या हो गई, फाइनल गुड्स की वैल्यू हो गई। अब 1000 उसमें हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि जो अदर फर्म से उसने गुड्स खरीदा था वो उसके लिए क्या, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, 1500 रुपए जो उसने उससे को बनाया हुआ है, मार्केट में सेल किया हुआ है। अब 1000 उसका क्या हो गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो माइनस कर दिया, तो जो 500 आया वही उसकी क्या हो गई, वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गई। तो उसी को इसने बताया था ना कि एडिशन टू वैल्यू टू द रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल है उसमें जो वैल्यू का एडिशन हुआ है बाय द फर्म, किसके द्वारा, फर्म के द्वारा, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटी, उसके प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए। तो ये जो हो रहा प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए जो हम वो कर रहे हैं, उसमें वैल्यू एड कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड। तो यहाँ पर ये वैल्यू एडेड था। एक एग्जाम्पल जिसका मैंने यहाँ पर एक लिखा हुआ है, वो एग्जाम्पल हम लोग एक बार देखते हैं कि एक एग्जाम्पल है कि सपोज अ बेकर्स नीड्स ओनली फ्लोर टू प्रोड्यूस ब्रेड। एक बेकर्स है जो केवल क्या परचेज कर रहा, वीट, जिसको हम फ्लोर कह रहे हैं, वीट से कन्वर्ट होके किस में आ रहा, फ्लोर में। वो केवल फ्लोर मतलब आटा केवल परचेज कर रहा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, ब्रेड के प्रोडक्शन। तो ही परचेजेस फ्लोर एज इनपुट वर्थ ₹500। उसने क्या किया, इसके लिए 500 रुपए का उसने फ्लोर खरीदा फ्रॉम द मिलर, एंड देन बाय वर्च्यू ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी कन्वर्ट द फ्लोर इनटू द ब्रेड एंड सेल द ब्रेड फॉर 700 रुपये। उसने क्या किया हुआ है, 500 रुपए का उसने मिलर से क्या खरीदा हुआ है, फ्लोर, आटा खरीदा हुआ है, और फिर उससे उसने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, वैल्यू एड करके ब्रेड में कन्वर्ट कर दिया। और नाउ ही सेल ब्रेड इन ₹700। उसने ब्रेड को कितने रुपए में सेल कर दिया, 700 रुपए में। जब 700 में ब्रेड सेल हुई, तो अब इसमें क्या चीज क्या हुई, यानी कि बस एक सिंपल सा केवल एग्जाम्पल है कि 500 रुपए का आटा खरीदा गया, उसको 700 रुपए की ब्रेड बनाई गई और 700 रुपए की ब्रेड मार्केट में सेल कर दी गई। इसमें क्या होगा, तो उसी का एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है।
फ्लोर इज एन इनपुट एंड इट्स वैल्यू ₹500 इज अ टर्म एज द इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जो उसने 500 रुपए का फ्लोर लिया था किससे, मिलर से, वो क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्योंकि उसी का यूज करके क्या बनाया जा रहा, ब्रेड बनाया जा रहा। दूसरा है ब्रेड इज द आउटपुट एंड इट्स वैल्यू इज 700 रुपीज, इट टर्म एज द वैल्यू ऑफ आउटपुट, क्योंकि ब्रेड इसमें क्या है, आउटपुट है। अब वो कितने रुपए की सेल हो रही है, 700, तो इसको बोला जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। फिर इसके बाद था डिफरेंसेस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज टर्म एज द वैल्यू एडेड। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट, जिसको अभी हमने बताया भी था, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन के बीच का डिफरेंस निकाल लिया जाए, इस डिफरेंस को क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, वैल्यू एडेड। फिर इसके बाद है वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज इज आल्सो नोन एज GVAMP। अगर सारे इंटरप्राइजेस की वैल्यू ऑफ आउटपुट को जोड़ लिया जाए, एक कंट्री के सारे प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस के वैल्यू ऑफ आउटपुट को सम कर लिया जाए, तो इट इज नोन एज ग्रास वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। क्योंकि यहां पर जो हमने सेलिंग रेट रखा है वो मार्केट प्राइस पे रखा है, क्योंकि वो मार्केट में सेल हो रहा, इसलिए वो मार्केट प्राइस में रहेगा। तो GVAMP क्या हो गया, वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस, सारे प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस के द्वारा जो वैल्यू एड हुई है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रास वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना, जो GVA है, V रिप्रेजेंट करता है D को और A रिप्रेजेंट करता है P को, तो दूसरी लैंग्वेज में इसको बोल सकते हैं ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जो आप पीछे देख चुके हैं। V किसको रिप्रेजेंट किया, डोमेस्टिक को, और A किसको किया प्रोडक्ट को। तो चाहे इसको GVAMP बोलिए और चाहे इसको आप क्या बोल दीजिए, GDPMP बोल दीजिए। फिर इसके बाद सम टोटल ऑफ GVAMP ऑफ ऑल प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इज कैलकुलेटेड GDPMP। वही सेम चीज, सारे इंटरप्राइजेस का जो सम होगा प्रोडक्शन विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होगा बाय द ऑल इंटरप्राइजेज ROR ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट का जो सम होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, GDPMP। तो ये GDPMP हो गया। तो इसमें आप सब लोगों ने देखा कि जब GDPMP, तो ये एक प्रोसेस हो गया। इस प्रोसेस में हम लोगों ने क्या देखा कि जो भी गुड्स हमने अदर फर्म से खरीदा था वो क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जो भी जिस रेट पे जिस वैल्यू का गुड्स मार्केट में सेल हुआ था उसको हम लोगों ने क्या कहा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन के बीच का जो डिफरेंस था उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहा जाएगा, उसको क्या कहा, वैल्यू एडेड कहा जाएगा। फिर जितनी भी फर्म एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हैं उन सारी फर्म के द्वारा प्रोड्यूस किए गए गुड्स की वैल्यू को GDPMP के नाम से जाना जाएगा। तो ये तो वो हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया। इसको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल से हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल से मेरा मतलब यहाँ पर क्या है कि जब हम इसको एग्जाम्पल देखेंगे, अगर कोई भी एक एग्जाम्पल ले लें, कोई भी एग्जाम्पल हम अपने एक उसमें जनरल लाइफ में ले लेते हैं कि 1 स्वीट मेकर्स परचेजेस मिल्क फ्रॉम द डेयरी। एक स्वीट मेकर है, उसने मिल्क कहां से परचेज किया हुआ है, डेयरी से। जब स्वीट मेकर वो अदर यूनिट से, प्रोड्यूसिंग यूनिट से क्या परचेज किया, मिल्क, तो मिल्क टर्म एज द इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब स्वीट मेकर्स क्या करता है, उससे क्या बनाएगा, उससे डिफरेंट टाइप ऑफ स्वीट्स बनाएगा और उनको मार्केट में, और उसने मिल्क कितने खरीदा था, 1000 रुपए का, अब वो मार्केट में 2000 रुपए का उसको सेल कर देगा। तो 1000 जो इंटरमीडिएट गुड्स था और 2000 जो है वैल्यू ऑफ आउटपुट है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो वैल्यू एडेड होगा। वो क्या होगा, वैल्यू एडेड। और इसी तरह पूरे कंट्री की जो प्रोडक्शन यूनिट है उनके जो प्रोडक्शन हो रहा उसके वैल्यू ऑफ आउटपुट को जोड़ देंगे तो GDPMP में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो
तो ये इस तरह से इसको आप देख सकते हैं, इस तरह से इसको हम लोग कर सकते हैं। अब इसमें कुछ ऐसी बातें जिनको हमें ध्यान रखना है कि जो फाइनल कंजम्पशंस क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशंस क्या होता है। तो एक इंटरमीडिएट जो कंजम्पशंस होता है, एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द प्रोडक्शन यूनिट परचेजिंग दोज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर प्रोडक्शन यूनिट। जब एक प्रोडक्शन यूनिट जब अदर प्रोडक्शन यूनिट से गुड्स एंड सर्विस को परचेज करता है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर वो जो भी यूनिट्स जो भी गुड्स परचेज कर रहा वो पूरा का पूरा उसी सेम ईयर में पूरी तरह से कंज्यूम कर लेगा, अगले साल उसको लेकर नहीं जाएगा। इंटरमीडिएट कंजम्पशंस में वो सारी चीजें इंक्लूड होती हैं जो उसी सेम ईयर में पूरी तरह से क्या कर ली जाती हैं, यूज कर ली जाती हैं। जबकि फाइनल कंजम्पशंस क्या होता है, फाइनल कंजम्पशंस रेफर टू द एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज मीन्ड फॉर फाइनल कंजम्पशंस एंड इन्वेस्टमेंट। जो फाइनल कंजम्पशंस या इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं। इसका एक सिंपल सा है कि एक्सपेंडिचर ऑन ब्रेड इज द फाइनल कंजम्पशन। अगर ब्रेड पे एक्सपेंडिचर हुआ फाइनल कंजम्पशन है, या एक्सपेंडिचर ऑन फ्लोर पे जो एक्सपेंडिचर हुआ था वो क्या था, इंटरमीडिएट कंजम्पशन था। तो इस तरह, लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि अगर कभी भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही लिखा होता है, केवल क्या लिखा होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो केवल इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही रहेगा, किसी और चीज को इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन बहुत बार क्या होता है, जब लिखा होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन बाय डोमेस्टिक कंट्री, तो इसका मतलब इंपोर्ट को और हमें जोड़ना पड़ता है, क्योंकि हम सारे इंटरमीडिएट हमने कहीं से भी इसको, ये नेशनल इनकम में होता है जनरली, और इसको इस तरह से इसको हम लोग निकालते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे हम लोग इसको निकालते हैं, और इसको आप एग्जाम्पल से इसको समझ चुके होंगे। एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि तीन टर्म आए। एक क्या आया, वैल्यू ऑफ आउटपुट, दूसरा क्या आया, दूसरा क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशंस, और तीसरा क्या आया, वैल्यू एडेड। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या था, फाइनल कंजम्पशंस था, इंटरमीडिएट कंजम्पशंस था, और वैल्यू ऑफ आउटपुट डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एडेड का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इतनी चीजें अभी हम लोगों ने इसमें देखी। अब इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट होता क्या है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आप देख रहे हैं, इट रेफर टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं उनकी मार्केट वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगर 4 फर्म है, एक फर्म 1000 रुपए का गुड्स प्रोड्यूस करती है और मार्केट में ले जाती है, एक 2000 का, एक 3000 का, तो तीनों को अगर एक 4000 का, ये चारों को अगर हम प्लस कर देंगे तो प्लस करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आएगा वो वैल्यू क्या होगा, वही जीडीपी एमपी होगा, और वो सम किसका हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी सारे यूनिट के द्वारा। तो ये इसको वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होता है वो हमेशा एक्चुअल में 2 तरह से रहता है। जब वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो कई बार इसके दूसरी तरह से होता है। एक सबसे पहला इसका जब वैल्यू ऑफ आउटपुट को मेजर करते हैं, व्हेन द इंटायर आउटपुट इज सोल्ड इन अ अकाउंटिंग ईयर। अगर सारा आउटपुट एक ही साल में सेल हो गया हो, मतलब जितना भी प्रोडक्शन हुआ वो पूरा का पूरा उसी अकाउंटिंग ईयर में सेल हो जाए, तो हमेशा वैल्यू ऑफ आउटपुट और सेल बराबर होते हैं, दोनों क्या होते हैं, बराबर। तो जो सेल हुई वही वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया। कब, जब होल प्रोडक्शन सेल इन 1 अकाउंटिंग ईयर, या होल वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल इन 1 अकाउंटिंग ईयर। एक ही अकाउंटिंग ईयर में सबका सब उसको सेल कर दिया जाता है, पूरा आउटपुट को सेल कर दिया जाता है। दूसरा क्या होता है, व्हेन द इंटायर आउटपुट इज नॉट सोल्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर।
एक अकाउंटिंग ईयर में पूरा आउटपुट सोल्ड नहीं होता, देन अनसोल्ड स्टॉक इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ सेल। तो अनसोल्ड जो स्टॉक है उसको वैल्यू ऑफ सेल के साथ में क्या करना पड़ेगा, स्टॉक जोड़ना पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं चेंज इन स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट तब किसके बराबर होता है, सेल्स प्लस CIS। तो अगर पूरा का पूरा सेल हो जाए, एक ही साल में पूरे के पूरा प्रोडक्शन जो भी आउटपुट आया वो सेल हो जाए, तो वैल्यू आउटपुट और सेल एक ही होता है बराबर। लेकिन अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट जितना एक साल में प्रोड्यूस हुआ है उसका एक हिस्सा सेल हो जाए और एक हिस्सा बच जाए, अनसोल्ड रह जाए, तो फिर दोनों को जोड़ना पड़ेगा, सेल एंड CIS। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे होता है। अगर एक हम लोग मान लेते हैं कि एक कोई फर्म है, वो मोबाइल प्रोड्यूस कर रही, उस फर्म ने, मान लीजिए ओप्पो ने मोबाइल प्रोड्यूस किया, ओप्पो ने क्या किया 1 लाख यूनिट मोबाइल प्रोड्यूस किए इन 1 अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में उसने कितने मोबाइल प्रोड्यूस किए, 1 लाख। 1 लाख में उसने देखा कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इसके बीच 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के इतने के बीच में उसने के पूरा क्या कर दिया है, सेल कर दिया, कुछ भी उसके पास नहीं बचा। तो सेल और वैल्यू ऑफ आउटपुट, क्योंकि 1 लाख मोबाइल उसने प्रोड्यूस किए थे, तो वो 1 लाख मोबाइल की जो वैल्यू है उसको वैल्यू ऑफ आउटपुट कहा जाएगा, और पूरे मोबाइल सेल हो गए तो उनको सेल कहा जाएगा। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट और सेल दोनों बराबर हैं, क्योंकि कुछ बचा नहीं है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, दूसरी सिचुएशन में क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो प्रोड्यूस हुआ है, यानी कि जो 1 लाख मोबाइल प्रोड्यूस हुए थे उसमें 90,000 तो सेल हो गए हैं और 10,000 क्या है उसके पास अनसोल्ड रह गए हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके बराबर हो गए, सेल प्लस अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक को CIS कहा जाता है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमेशा जितना गुड्स प्रोड्यूस हुआ है वो पूरे को लेता है, और सेल केवल उसको लेती है जितना सेल हुआ है, और CIS उसको लेता है जो बचा हुआ है। तो इसलिए पूरा के पूरे को लेने के लिए हमें दो हैं, अगर पूरा सेल हो गया तो वो सेल और वो दोनों बराबर, अगर नहीं सेल हुआ तो दोनों में चेंज आ जाएगा, दोनों का एक अलग हो जाएगा। और ये ज़्यादातर क्या होता है, एक साल में ही होता है। इसी को कई तरह से और इसको देखा जाता है। जब वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम लोग देखते हैं, एक तो हमने इसको क्या देख लिया, कई तरह से इसको देखते हैं। एक हमने इसको देखा कि वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके बराबर था, सेल के बराबर। कब था, जब जितना प्रोडक्शन हुआ वो उतना पूरा क्या हो गया हो, पूरा क्या हो गया हो, सेल हो गया हो। एक होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स प्लस CIS। वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके बराबर होता है कि वैल्यू आउटपुट तो उसको बताता है कितना प्रोडक्शन हुआ, उसमें से जितना सेल हो गया और जितना बचा। क्योंकि इस वाले सिचुएशन में क्या हो रहा है कि 1 लाख अगर मोबाइल प्रोड्यूस हुए थे तो 90,000 ही सेल हुए और 10,000 बच गए। तो प्रोड्यूस कितने हुए थे, 1 लाख, और सेल कितने हुए 90,000, और बचे कितने 10,000। जब दोनों को जोड़ेंगे तभी इसके बराबर होगा। कई बार इसको जब वैल्यू हम लोग इसको मेजर करते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट को, तो इसको एक और तरीका इसका एक होता है, जो कि एक हम लोगों ने इसको देख लिया। दूसरा इसका होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होता है वो हमेशा रहता है, उसको हम लोग, और ये केवल जो चीज़ मैं बता रहा हूँ अब ये केवल क्या है, आपको ये केवल आपको किसमें लिखने के लिए है, आपके क्वेश्चन जब पूछेगा, क्वेश्चन पूछने के तरीके में, जब वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया होगा क्वेश्चन में, अभी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो सीधे वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं रही। फिर दूसरा कभी हो सकता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट ना दिया हो और सेल दिया हो, तो हमें ढूंढना किसको, CIS को भी ढूंढना है। अगर CIS दिया तो जोड़ लेंगे,
नहीं दिया तो हम यही मान लेंगे कि जितना वैल्यू ऑफ आउटपुट था उतना ही क्या हुआ, सेल हुआ। कई बार ऐसा हो जाएगा कि वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया होगा और उसमें क्या दिया होगा, क्वांटिटी और प्राइस दिया होगा। क्या दिया होगा, क्वांटिटी। तो दोनों क्वांटिटी और प्राइस को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर CIS को प्लस करना पड़ेगा। क्वांटिटी और प्राइस का मतलब क्या होता है कि कितनी क्वांटिटी में क्या हुआ है, ये प्रोड्यूस हुआ है। तो हमने जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया था, अभी तक मैंने 1 लाख जो मोबाइल बता रहे थे तो उनके मैं प्राइस में ही, क्योंकि हर चीज़ को मनी में ही रखना है, सबको पैसे में ही रखना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि बता दिया कि 1 लाख मोबाइल सेल हुए, अब पर मोबाइल की कास्ट 10,000 रुपये थी, तो हमें 1 लाख को 10,000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमें निकलेगा। लेकिन CIS कभी क्वांटिटी में नहीं बताते, सेल्स कभी क्वांटिटी में नहीं बताते, इसलिए वो हमेशा मनी में ही होता है। अगर वो मनी में नहीं होगा तो लिखा होगा कि 10,000 यूनिट सोल्ड, तो 10,000 यूनिट सोल्ड सेल हुए हैं, लेकिन हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें तो मनी चाहिए, तभी हम यानी कि उसकी इनकम निकाल पाएंगे। इनकम हमेशा मनी पे ही चाहिए, इसलिए तो कभी कभी इस तरह भी लिखा होता है। जब इस तरह लिखा होगा तो इसी तरह से हमें इसको सॉल्व करना होता है। तो ये जब अभी हम इसके अब न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट में आते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में आने से पहले हमें कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी है। और वो चीज़ें क्या ध्यान रखनी है कि हमें इसके उसको ध्यान से देखना है कि हम इसको क्या कर पाएँ कि ये जितने भी हैं इसके प्रिकॉशंस, जैसे हम लोगों ने वो सभी में क्या पढ़ा हुआ था, प्रिकॉशंस पढ़े हुए थे। प्रिकॉशंस का मतलब सभी लोग आप समझ रहे होंगे कि प्रिकॉशंस का मतलब कि क्या क्या बातों को ध्यान रखना है जब वैल्यू एडेड मेथड करेंगे। क्योंकि एक वैल्यू एडेड मेथड का जिसका हम लोग डबल काउंटिंग अलग से देखेंगे, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसकी आ जाती है, डबल काउंटिंग की, कि एक ही चीज़ 2 बार काउंट हो जाता है। क्योंकि जब हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते इंटरमीडिएट कंजम्पशन और फाइनल कंजम्पशन में, तो हम क्या करते हैं कि कई बार इंटरमीडिएट कंजम्पशंस को ही फिर से जोड़ देते हैं, जबकि फाइनल कंजम्पशंस में इंटरमीडिएट हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। तो जब पहले से ही जो चीज़ ऐड है उसको, एक सिंपल सा एग्जांपल था कि अगर हम क्या करे होते, एक प्रोडक्शन यूनिट को मिलर को मान लिए होते और एक प्रोडक्शन यूनिट बेकर को मान लिए होते। मिलर ने 500 रुपये का फ्लोर प्रोड्यूस किया था और उसने जो बेकर्स ने उसने 700 की ब्रेड प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल की थी। अब हम क्या करते, 500 को भी जोड़ लेते और 700 को, तो क्या होता, वो 500 2 बार जुड़ गए, क्योंकि जो 700 की ब्रेड बिकी है उसमें फ्लोर का 500 ऑलरेडी इंक्लूड है। लेकिन हमने इस बात को हमें ध्यान रखना होता है कि जब फ्लोर हमने खरीदा है तो फ्लोर को मैं इंटरमीडिएट देखूं, मैं उसको अलग यूनिट के रूप में ना देखूं। अगर इंटरमीडिएट गुड्स के रूप में देखेंगे तो हम हमेशा क्या कर देंगे, उसको फाइनल से उसको माइनस कर लेंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एक चीज़ 2 बार काउंट ना हो। इसको इस बेस पे हम लोग अपने जनरल लाइफ में ही अगर इसको एग्जाम्पल देखना चाहें तो एग्जाम्पल आप इसको, अगर किसी चीज़ का एग्जाम्पल, छोटी सी चीज़ों को हम ले लें कि एक क्या है, वीट प्रोड्यूसर है, एग्रीकल्चर लैंड में उसने वीट का प्रोडक्शन किया। वीट क्या हुआ, वीट प्रोड्यूस हो गए, ये किसने किया था, फार्मर ने 1000 का वीट प्रोड्यूस किया और फिर उसको किसको बेच दिया, उसने फ्लोर मिल को। फ्लोर मिल वाले ने उसको फ्लोर में कन्वर्ट किया और उसको 1500 का सेल कर दिया। अब 1500 क्या हुआ, फिर ये किसके पास, बेकर्स के पास चला गया, उसने ब्रेड है, रस्क वगैरह बनाकर इसको 2500 में सेल कर दिया। अगर हम तीनों को जोड़ लेंगे तो पता चला वीट का पहली बार भी जुड़ा है, फिर फ्लोर वाले में भी वीट पहले से ही जुड़ा हुआ है प्राइस, और फिर उसके बाद ब्रेड और रस्क में पहले से ही जुड़ा हुआ है, तो 3 बार जुड़ जाएगा। अगर केवल मैं रस्क और ब्रेड का ही प्राइस लूँगा तो वो ऑलरेडी तीनों जुड़े हुए हैं। तो डबल काउंटिंग से इससे बचा जा सकता है। उसको हम लोग किसी अलग टॉपिक में एक अलग से डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा एग्जाम्पल्स ले करके। तो प्रिकॉशंस हमें क्या ध्यान रखना है, पहला प्रिकॉशंस हमें ध्यान रखना है, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। पहले ही हम बता चुके हैं, इंटरनेशनल इनकम जब भी निकालेंगे इंटरमीडिएट गुड्स को हम हमेशा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कभी उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरा, तो इंटरमीडिएट गुड्स कभी हमेशा क्या लिया जाता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, और उससे इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस कर दिया जाता है।
फिर सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, आप तीनों में देखते चले आ रहे हैं, चाहे इनकम मेथड हो, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड हो, और चाहे ये आप वैल्यू एडेड मेथड हो, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। सेल और परचेज जो सेकेंड हैंड गुड्स की होती है उसको कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता। ऐसे ही रहता, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट इंक्लूडेड। अगर सेल्फ सर्विसेज, जैसे मदर ने फूड बना दिया घर में, फादर ने अपने बेटे को ट्यूशन दे दिया, उसको पढ़ा दिया, या कुछ ऐसे काम जो सेल्फ आपस में एक दूसरे के हेल्प करने के लिए, हाँ इसको दूसरी लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि इनकम, नेशनल इनकम में हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ही शामिल किया जाता है, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को कभी इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आप इंक्लूड नहीं करेंगे, किचन गार्डनिंग हो गई या कुछ भी इस तरह की चीजें करते हैं। ऐसे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड। लेकिन अगर कोई भी सर्विसेज नहीं इंक्लूड होंगी, लेकिन अगर गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, और उसको हमेशा नेशनल इनकम के कंट्रीब्यूशन का ही पार्ट माना जाता है। ऐसे इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ द ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज शुड बी इंक्लूडेड। बार बार पिछले ही उसमें बताया था कि ओनर ऑक्यूपाइड हाउस है या ओनर ऑक्यूपाइड कुछ भी है, तो वो सारी चीजें इसमें हमेशा इंक्लूड हो जाएगा। और चेंज इन स्टॉक तो आप देख ही चुके, CIS हमेशा क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो ये प्रिकॉशंस है कि CIS इंक्लूड किया जाए, सेल्फ कंजम्पशन गुड्स इंक्लूड किया जाए, लेकिन सेल्फ कंजम्पशन सर्विसेज को इंक्लूड ना किया जाए, सेकेंड हैंड गुड्स को इंक्लूड ना किया जाए, फिर इंटरमीडिएट गुड्स की परचेजिंग को इंक्लूड ना किया जाए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है जिससे हम इसको आसानी से कर सकें। अब जब हम लोग इसको करेंगे तो इसके बाद हम लोग इसके फार्मूला क्रिएट करते हैं। अब फार्मूला क्रिएट करके इसको क्या करेंगे, हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फार्मूला इसके कई तरह से क्रिएट होते हैं, कई तरह से इसके फार्मूले आते हैं, एक तरह से फार्मूला इसका नहीं आता। तो इसको हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, अगले यानी लेक्चर में इसको देखेंगे। थैंक यू।